गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। अब उसके पहले हमने आपको बताया व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। अब कोई भी अकाउंटिंग करने के पहले हम उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, तो इसलिए एक सेशन से मैंने उसको दिया। अब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रोफेशनल सारे उसके कंपैरिजन में अकाउंटिंग करते हैं। आप कल को फ्यूचर में सीए बनोगे या एलएलबी करोगे, वकील बनोगे या कंसल्टेंट बनोगे या कोई ट्यूशन क्लास चलाओगे या स्कूल खोलोगे या कॉलेज खोलोगे, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं वो एनपीओ के ही कंपैरेटिवली करते हैं। एमपीओ के सेम प्रोसीजर होती है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि दोनों सेक्टर सर्विस से डील कर रहे हैं और ऐसी सर्विस जो सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए की जा रही है, सोसाइटी को वेलफेयर के लिए की जा रही है। भले दोनों का मकसद अलग है कि एनपीओ का जो मेन मोटिव है वो प्राइवेट गेन नहीं है, वो प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज है, लेकिन हर एक प्रोफेशनल की एथिक्स भी यही कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सर्विस को दो बजाय अपने प्रॉफिट के। और इसीलिए वननेस के अंदर भी आपके जहां पे 7 सेशन होने चाहिए वहां 20 सेशन होते हैं वर्किंग एक्सपेंस को अवॉइड करके। ओके स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये प्रोफेशनल एथिक्स होता है कि एक प्रोफेशनल सबसे प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट चाहिए फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो इसीलिए एनपीओ और प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो दोनों की अकाउंटिंग प्रोसेस सेम होती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों अलग अलग है। अभी तक आपने अकाउंटिंग जो की है वो पूरी अकाउंटिंग आपने एक ही सेगमेंट की है और वो सेगमेंट है बिजनेस सेक्टर, जिसमें आपने अकाउंटिंग साइकिल देखी, जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनल, राइट? अब फाइनल के अंदर आपने ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, अप्रोप्रिएशन बनाया और बैलेंस शीट बनाया। अप्रोप्रिएशन एट द 12th क्लास काफी कम लोगों को पता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड क्या होता है मैंने आपको ये तक बताया जब मैंने आपको फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का कराया। क्योंकि आगे जब फाउंडेशन लेवल पे आप पढ़ोगे यही पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, तो आपको यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर लेवल तक देखिए तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत सारे आपके कलीग्स को पता भी नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन आपको हमने एक गुड फेथ में आपको पढ़ाया कि अप्रोप्रिएशन में एक्चुअली रिकॉर्ड क्या होता है, लेकिन आपके 12th में पोर्शन में नहीं था, इसलिए मैंने अप्रोप्रिएशन कंटेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखाया था। अब ये तो बात होगी अकाउंटिंग किसकी, बिजनेस सेक्टर की। हम बात करते हैं अकाउंटिंग एनपीओ की। अब जिस तरीके से अगर आपको एनपीओ या प्रोफेशनल्स के सारे अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन आपको अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन के माध्यम से गिवन होगा। कल मैंने आपको बताया था, याद करो, कल मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से 2 चीजें गिवन रहेगी। पहला आता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा आपका आता है एडजस्टमेंट्स, राइट? अब एडजस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, रिसीप्ट पेमेंट क्या होता है? जैसे कि हमारी वननेस की एक प्रोटोकॉल रही है, क्या रही है हमेशा, कि हम कभी भी आंसर को सॉल्व करने के पहले हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको खुद सॉल्व कर जाता। उसी प्रकार अगर हमें फाइनल अकाउंट समझना है, कल मैंने आपको कंटेंट बताया था फाइनल अकाउंट में क्या क्या करना है। सबसे पहले हम समझेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट क्या होती है। तो रिसीप्ट आज हम इसी के मामले में इसी की मैटर में चर्चा करने वाले हैं और फिर इसके कंटेंट कौन से कंटेंट कहां का गिवन होते हैं और कहां जाएंगे और कौन से कंटेंट के लिए कौन सा अकाउंट फाइनल अकाउंट के अंदर एनपीओ प्रिपेयर करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आज हम समझेंगे आज के सेशन में ये। और फिर कल हम एक प्रैक्टिकली, अकोला में कहीं नहीं होता, ये सब वननेस में होता है, क्या प्रैक्टिकली एक यहाँ पे स्कूल कॉलेज कोई तो भी खोलेंगे और आपको एनपीओ का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अकाउंटिंग कराऊंगा। क्लियर? इससे तुम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज यहां से नहीं लेके जा रहे हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नॉलेज लेके जा रहे हो। क्लियर? और मुझे मालूम है अगर प्रैक्टिकल बेस पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल बेस आपको एकदम चिल्लर लगने लगा, जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट बिजनेस का कराया था। प्रैक्टिकली यहां दुकान शुरू कराई गई थी, यहां पे शुरू की गई थी और शुरू करने के बाद हमने यहाँ पे फाइनल अकाउंट बिजनेस का पूरा पार्टनरशिप का मैंने यहाँ पे कराया, आपको याद है आपको? और मैंने आपको एक क्वेश्चन जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं अपोला के अंदर, और वो है बेड डेप्थ की एक सेपरेट वैरायटी वाला क्वेश्चन जो सिर्फ आपके पास है। पूरी वैरायटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेड डेप्थ क्या क्या आ सकता है बेड डेप्थ के रिगार्डिंग, वो सब मैंने आपको बिजनेस के अंदर कराया है, राइट? वो क्वेश्चन करके जाना पेपर में। और एक पहला क्वेश्चन सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो फुल प्लेस कराया था मैंने,
उसमें मैक्सिमम वैरायटीज कवर थी। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें सिर्फ स्टार्टिंग के सिनेरियो में टाइम लगता है। एक बार बेसिक क्लियर हो गया फिर तो मेरे को गाड़ी को सब भगाना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए स्टार्टिंग की जो स्टेज है उसमें टाइम लगता है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इसमें भी अपने आप फास्ट भागना है। लेकिन मैं फिर एक बात बोलता हूँ, ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि ये रूट चेंजिंग टॉपिक है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक आपने 11 से लेकर 12 तक के जितने भी टॉपिक पढ़े वो सब बिजनेस सेक्टर से डील किया, आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन के एटम्स मालूम थे। लेकिन यहाँ पे एनपीओ में क्या होता है, एनपीओ में एक ड्रॉबैक क्या होता है, एनपीओ में डिफरेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर आते हैं। जैसे प्रोफेशन में आप देखो तो स्कूल, कॉलेजेस है ना, ट्यूशन क्लासेस, जिम, उसके बाद हॉस्पिटल। अब इन सब के अलग अलग सेक्टर होने की वजह से इनके आइटम्स भी अलग है। अब जैसे एग्जांपल मैं जो एक्सपेंस कर रहा हूं वही एक्सपेंस हॉस्पिटल थोड़ी ना करेगा, उसके हॉस्पिटल के एक्सपेंस अलग होंगे। फिर वही जो हॉस्पिटल एक्सपेंस कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, वही जिम वाला थोड़ी ना करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलते हैं हेड्स के। इसी वजह से हम लोगों को स्टार्टिंग की एज में, स्टार्टिंग की जो स्टेजेस चलेगी हमारी सेशन, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी तकलीफ जाएगी। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको कोई तकलीफ वाली काम नहीं, एकदम स्मूथली निकल जाएगा। क्लियर पिक्चर? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखो, हर एक कोई ना कोई चीज जो बनती है उसका एक मकसद होता है। तो वैसे ही फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ करना है आपको अगर, तो ये जो 3 कंटेंट बनते हैं, कौन से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये जो तीनों कंटेंट बनते हैं, ये तीनों कंटेंट बनने का रीजन क्या है, इसके लिए हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को, यानी रिसिप्टेंट पेमेंट। अब रिसिप्टेंट पेमेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा था आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है ये एक कैश बुक है। क्या है ये? एक प्रकार का जहां पे सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि कैश जब भी डेबिट हुआ या जब भी क्रेडिट हुआ, हम रियल के अकाउंट से ही डेबिट क्रेडिट करते गए। इसलिए रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है ये एक प्रकार का कैश बुक है जहां पे कैश के और बैंक के एक साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इस अकाउंट है तो लेजर अकाउंट है, ये भी एक प्रकार का, तो हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड एंड, हाँ इसलिए अब ये रिसिप्टेंट पेमेंट से जो आइटम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो सारे आइटम 3 जगह जाते हैं। कौन से? कुछ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कुछ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, और कुछ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बोलते हैं, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया। और करंट ईयर की बैलेंस शीट जो नॉर्मल बैलेंस शीट है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। अब सवाल आता है कि सर हमने बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट किया तो उसमें प्रीवियस ईयर की तो बैलेंस शीट थी नहीं, करंट ईयर की बैलेंस शीट थी, याद है आपको फाइनल अकाउंट कंटेंट में। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने का रीजन क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का रीजन एक है क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है ना वो सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो करंट ईयर में जिससे नोटा आ रही है और नोटा जा रही है। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो हमने पिछले साल किए हुए हैं लेकिन उसको हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि उससे ये साल नोटा आई भी नहीं और गई भी नहीं। इसीलिए रिसिप्टेंट पेमेंट में ड्रॉबैक होने की वजह से हमको करंट ईयर की बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है तो हमको चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए? वो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब एग्जांपल देखो, सपोज फॉर एग्जांपल वननेस कॉमर्स क्लासेस एनपीओ की अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करता है। अब वननेस कॉमर्स क्लासेस ने ये साल 2 एसी परचेस किया, तो एसी परचेस किया तो नोटा आई कि नहीं बताओ? गई। तो ये साल जब पैसे गए वननेस से तो वो पेमेंट रिसिप्टेंट पेमेंट में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वननेस सिर्फ आज नहीं बनाया ना, वननेस तो पहले का बना हुआ है। तो वननेस कॉमर्स क्लासेस के अंदर कुछ एसेट्स और लायबिलिटी पहले की पड़ी होंगी जिससे ये साल एसेट आई भी नहीं और गई भी नहीं, तो उसको हम रिसिप्टेंट पेमेंट में दिखा सकते नहीं है। इसलिए उसके लिए बनता है एक एडजस्टमेंट, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन जो एसेट मेरे पास पिछले साल थी जब तक बेचूंगा नहीं तो ये साल भी तो होंगी, तो मुझे ये साल की बैलेंस शीट में भी तो लेना पड़ेगा उसको। लेकिन वो एसेट मिलेगी कहां से? तो वो एसेट मिलेगी आपको एडजस्टमेंट, क्योंकि उससे ये साल नोटा आई भी नहीं और गई भी नहीं। देखो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कैसे? तो वैसे ही एडजस्टमेंट क्यों बनाई जाती है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में ड्रॉबैक क्या है कि वो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिससे कैश आई या कैश गई, और जो ट्रांजैक्शन से कैश आई नहीं और गई भी नहीं लेकिन वो भी रिकॉर्ड करने ये साल कंपलसरी है, वो सारे ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। और इसलिए हम लोग जब एक अकाउंटेंट जब एनपीओ की या प्रोफेशन की अकाउंटिंग करता है तो वो रिसिप्टेंट पेमेंट में ये साल के करंट के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करता ही करता है, कुछ ट्रांजैक्शन हमको पास के ये साल लेके आने पड़ते जो अफेक्ट होते हैं वो हम एडजस्टमेंट में डालते हैं। अब और कौन सा एडजस्टमेंट बनता है, जैसे और कौन सा ट्रांजैक्शन इसकी वजह से एडजस्टमेंट बनानी पड़ रही है हमको? दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम। अब कोई एक्सपेंस या इनकम हमको ये साल मिलना बाकी है, जैसे कि किसी बच्चे ने मेरे को बोल दिया कि सर फिलहाल मेरी परिस्थिति खराब है, अभी फिलहाल मैं आपको इनकम दे सकता नहीं, आपकी ट्यूशन फीस नहीं देता, लेकिन क्या मैंने सर्विस ये साल दी है उसको तो मुझे इनकम तो ये साल ही क्लेम करनी पड़ेगी। तो फिर वो मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट तो मुझे क्या बोलता है कि नोटा आई और नोटा ये तो बोल रहा है अगले साल दूंगा, लेकिन ट्रांजैक्शन तो ये साल का है। तो फिर करूं क्या मैं? तो उसको लिए फिर मैं जब रिसिप्टेंट पेमेंट बनाता हूं और फाइनल अकाउंट जब बनाने जाता हूं
तो उसके पहले मैं एडजस्टमेंट में डालता हूँ कि ये इनकम आनी बाकी है, तो फिलहाल इसको यहाँ ले लो, फाइनल अकाउंट में इसको ले लेंगे, क्योंकि इनकम वेदर आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इज द इनकम। अगर ये साल सर्विस दी आपने तो आपकी वो इनकम है, भले आपको रिसीव्ड है या तो मिलनी बाकी है। आपको समझ में आ रहा है क्लियर? इसी वजह से ही कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से होता है ये सर आई भी नहीं और गई भी नहीं। इसके लिए एक अकाउंटेंट जब फाइनल अकाउंट एनपीओ का प्रिपेयर करता है तो उसके लिए वो रिसिपिएंट पेमेंट तो बनाता है, लेकिन साथ में वो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर जो करने ही है, मैंडेटरी है, लेकिन वो रिसिपिएंट पेमेंट से नहीं ले सकता है क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो फिर वो ट्रांजेक्शन हमको एक जाना है घर पे, फिर यहां जान दे, कब से इधर उधर दिख रहा है वो। हाँ, तो वो सारे ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्ड करना है कहां पे? एडजस्टमेंट के अंदर। समझा आपको क्लियर? तो यानी किससे क्या चीज बनती है, समझा आपको क्लियर? तो अभी कल जब हम जाएंगे ना, कल प्रीवियस सेशन में हम जब एक क्वेश्चन बना के दूंगा यहाँ पे कस्टमाइज, उसमें फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप यानी एक बेस लेवल से लेकर ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उसका फाइनल अकाउंट बनता है एनपीओ का, वो सब सिखाऊंगा। और पहले एग्जांपल ने जिसने अटेंड किया उसको एनपीओ आ गया। क्या हो गया? उसको आ गया। हाँ, अब मैं अगर सिखाने पे आया तो एक एग्जांपल ही सफिशिएंट है पूरी वैरायटी कवर करने के लिए, लेकिन स्टिल मैं एक टॉपिक को 15-20 दिन देता हूं ताकि सब बच्चे कवर हो पाए। समझा आपको क्लियर? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग। अब सवाल आता है कि सर अब रिसीप्ट एंड पेमेंट में कौन से आइटम पड़े होते हैं और कहां जाएंगे। उसके पहले कुछ दो टर्म्स में अलग लूंगा। देखिए, अब आपको बनाना क्या है पहले तो, अब सर एक क्वेश्चन मन में ऐसा आया, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछने को होना लेकिन नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं अपने आप से कि सर यहाँ पे ट्रेडिंग, पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट जब आपने पढ़ाया था, इन सब का पर्पस आपने बताया था हमें। ये तीनों चीजें बन रही है, क्यों बन रही है सर, और इसमें फिर ट्रेडिंग और पीएनएल क्यों नहीं बनता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग और पीएनएल जो है ना, इसका मिक्सअप जो है वो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है। अब बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने क्या डाला था? दो टाइप के ट्रांजेक्शन, एक तो एक मिनट मैं बोल देता हूं, आप मत बोलिए। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस, ये आपने डाला था प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंस आपने डाला था ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस आपने डाला था पीएनएल के डेबिट में, बराबर कि नहीं? अब क्रेडिट साइड में जाओगे आप, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आप डाला था डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स और प्रॉफिट्स, बराबर है कि नहीं? अब सर यहाँ पे फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस क्यों बनाया? तो मैंने आपको उसका रीजन कल ही दिया था कि ये जो है एनपीओ वो सर्विस से डील करता है, गुड्स से नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता ही नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंसेस इनकम को क्राइटेरिया करनी पड़ती है, वो आज हमें समझना है, क्योंकि कल अगर तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करना है तो जो आज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान देना। अगर आज के सेशन में तुमको कुछ भी नहीं समझ रहा है, वहीं मुझसे पूछना है, वहीं के वहीं, अभी के अभी मुझसे। अब इस एग्जांपल अभी देखिए, अभी मैं बात करता हूँ अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको पहले दो टर्म्स सीखना है। वो दो टर्म्स क्यों सीखना है जरूरी है, उसके सिवा आपको डिफरेंस करके आएगा नहीं, और वो है सबसे पहले व्हाट इज एक्सपेंस, क्योंकि जहां सर्विसेज की बात आ गई वहां दो चीजें बनती है, एक्सपेंस एंड इनकम। तो एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ एकदम सिंप्लीफिकेशन, जो आपको और कोई ट्यूशन क्लास वाला नहीं बताएगा। समझा आपको क्लियर? और वो है एक्सपेंस का मतलब जब भी आप सर्विस लेते हो और सर्विस लेते हो किसी की भी और आउटपुट देते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस। यहाँ तो एक्सपेंस की एक और डेफिनेशन है, हर वो चीज जिसकी लाइफ एक साल से कम हो गई उसको भी अपन एक्सपेंस बोलते हैं, याद करो। एकदम सिंप्लीफिकेशन, मैंने कोई इंग्लिश नहीं सिखाया, मैंने कोई आपको सेंटेंस बड़े बड़े रट्टा नहीं मारने सिखाया, मैंने एकदम सिंप्लीफिकेशन दिया। आज के बाद दुकानदारी में करोगे तो एक्सपेंस क्या है ऐसे देखना है, समझ में आ गया? वैसे इनकम, अब इनकम किसको बोलते हैं? जब भी आप सर्विस दे रहे हो किसी को और बदले में कुछ तो भी इनपुट आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि आपको मॉनिटरी टर्म्स मनी आएगा, लेकिन हर वो चीज जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो वो इनपुट में चाहिए, वो चाहिए इनपुट में। समझा आपको क्लियर? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता एक्चुअली। जैसे मेरे को किसी के ऊपर सहानुभूति है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं उसको? नहीं। तो इसलिए नॉन ट्रांजैक्शन अफेयर होते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। इसलिए इनपुट में क्या चाहिए जो उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से? तो जब भी आप किसी को सर्विस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, और बदले में इनपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी चलेगा, तो उसको अपन बोलेंगे इनकम। क्या बोलेंगे? अब सवाल आता है बिजनेस में, तो इनकम और एक्सपेंस को हमने पहले याद करो दो क्राइटेरिया में कन्वर्ट किया था, यहां भी वो करेंगे। यहां पे आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, यहां पे आपको एक्सपेंस दो टाइप के मिलेंगे। पहले बताओ एक्सपेंस क्लियर है, फास्ट हो रहा है, यहां तक क्लियर है? क्योंकि एक्सपेंस इनकम में फास्ट एरिया में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको डिटेल में फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस में यानी पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में पढ़ाया हुआ है। ये सब एक शॉर्टली जेंटल रिमाइंडर था। क्या था आपका? अब इस एग्जांपल देखूं मैं, तो एक्सपेंसेस जो आते हैं ना,
वो दो टाइप के आते हैं। पहला आता है बिजनेस के अंदर और प्रोफेशन के अंदर भी, पहला आता है रेवेन्यू एक्सपेंस। एक मिनट, रेवेन्यू एक्सपेंस, और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंस। देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया आज, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, राइट? तो एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंस। क्या होता है? अब बिजनेस के अंदर बोलो या प्रोफेशन के अंदर बोलो, एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं और आपको उसी पे ज्यादा फोकस करना है। एनपीओ के अंदर ये दो मेन है एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पहचानना ये दो एरिया पड़ती है बस। जिसने इसको समझ लिया उसको आ गया। अब सर मेरे को नहीं आया तो डोंट वरी, एक लिस्ट लिखा के दूंगा आपको, पहले समझ लो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो जब भी बिजनेस के अंदर या प्रोफेशन के अंदर ऐसे एक्सपेंस जो बार बार हो रहे हैं, रिकरिंग नेचर के, क्या है? रिकरिंग, जो बार बार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हर महीने या हर हफ्ते या रोज, लेकिन उसका नेचर कैसा है? रिकरिंग, रिपीटेशन पे। तो तब हम उस एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस कहेंगे। अब एक्सपेंस का एग्जैक्ट कंसर्न क्या है? सर्विस आउट इनपुट, जब भी आप सर्विस इन आउटपुट आउट, जब भी आप किसी सर्विस ले रहे हो और बदले में कुछ तो भी आउटपुट दे रहे हो, इट बिकम एक्सपेंस फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? या हर वो चीज जिसके लिए तुमको बार बार स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसकी लाइफ एक साल से ऊपर नहीं है यानी आप वो चीज के लिए बार बार स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से? तो अभी वही बताना चाह रहा हूं आज मैं आपको कि जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ना, वो रिकरिंग नेचर का होता है, यानी बार बार लगने वाला खर्चा। तो वैसे ही जब एनपीओ या बिजनेस चलता है तो उसमें भी ये खर्चे आते हैं, ये खर्चे कॉमन है। लेकिन याद करो ओरिजिनल एक्सपेंस जो है वो कौन सा होता है? रेवेन्यू। जो कैपिटल एक्सपेंस हम किसे कहते हैं बताओ? ऐसा एक्सपेंस जो वन टाइम होता है, जिसके लिए आप डबल, साल भर में डबल स्पेंड मत करो, अगले साल भले करना लेकिन ये साल नहीं किया, ये साल मैंने एक ही बार स्पेंड किया, तो उस एक्सपेंस के लिए हम कहेंगे उसको कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहेंगे हम उसको? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? हाँ। अब कैपिटल एक्सपेंस जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इसी का दूसरा नाम है एसेट। पूछो क्यों? क्योंकि या तो वो एसेट बनेगा या तो वो एसेट में एड ऑन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब जैसे मैंने एग्जांपल में बोलता हूं, मैं वननेस कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर हूं, तो मैंने एक कोचिंग क्लास के लिए प्रोजेक्टर खरीदा। अब प्रोजेक्टर जब मैंने खरीदा तो उसके लिए मैंने स्पेंड नहीं किया, लेकिन वो एक ही बार किया साल के अंदर, क्योंकि 3 साल 4 साल की वारंटी तो कंपनी देती मेरे को। यानी अब मुझे ये बात फिक्स है कि मैंने उसके लिए एक बार स्पेंड किया, अब मुझे डबल उसको स्पेंड करने की जरूरत, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस, और उसी का ही अदर नाम है एसेट। अब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कोई चीज के ऊपर नहीं करता हूं, उस चीज को लाने में लगता है, तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जांपल देखो, अभी प्रोजेक्टर बिना फिटिंग के चलता नहीं, तो ये फिटिंग वाले ने बोला बाबू 1500 रुपए लूंगा। मैं ठीक है आजा, लगा जल्दी आके, वो लगाया। अब मुझे वो लगाया उसने, तो 1500 रुपए जो मैंने प्रोजेक्टर के ऊपर खर्चा किया वो सिर्फ फिटिंग के, तो वो भी खर्चा कौन सा हुआ मेरा? क्योंकि उसका नेचर भी वन टाइम एक्सपेंस है। अब ये डबल करूंगा जब यहां से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल हम कहीं जा नहीं रहे, बराबर कि नहीं? तो बताओ सर्विस मिली, लेकिन उसके लिए जो मैंने खर्चा किया वो खर्चा मैंने एक ही बार किया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो इसलिए कोई एसेट परचेस करने के दौरान या एसेट के ऊपर लाने तक के दौरान या एसेट को यूजेबल बनाने के दौरान हम जो खर्चा करते हैं उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। और एनपीओ, अब देखो याद करो, मैंने आपको ये बिजनेस के फाइनल अकाउंट में भी कराया था, रेवेन्यू एंड कैपिटल, याद है आपको? अब रेवेन्यू के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पर्सनल एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये बिजनेस सेक्टर देखता है, प्रोफेशनल नहीं। यानी इन शॉर्ट आपको अभी आप जब एनपीओ का फाइनल अकाउंट करोगे तो आपको सिर्फ 2 क्राइटेरिया देखना है बस, एक तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। अब सर यहां पे प्रॉब्लम आता है, क्या आता है प्रॉब्लम? सुन लो, प्रॉब्लम यहां पे ऐसा आता है, यहां पे सुन लो पहली बात, प्रॉब्लम यहां पे ऐसा आता है कि देखो अभी तक क्या है, तुम बिजनेस से एंगेज हो, तुमको सारे आइटम पता है क्या क्या है क्या नहीं, तुम डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस मार लेते हो। लेकिन प्रोफेशन से अनजान हो ना, तो प्रोफेशन में अब देखो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशन में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। अब ये सारे खर्च जो सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, वो जो एक्सपेंसेस करते हैं, अब वो एक्सपेंसेस का नेचर भी अलग अलग है। ट्यूशन क्लास जो करेगा वो हॉस्पिटल नहीं करेगा, हॉस्पिटल जो खर्चा करेगा वो जिम वाला नहीं करेगा, स्पोर्ट क्लब वाला अलग करेगा, डांस क्लास वाला अलग करेगा, तो इतने सारे फिर चैम्बर वाले अलग करेंगे, तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। उसमें फिर हमको दिक्कत आती है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस पहचाने कैसे। जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे टाइम की बारी फास्ट हो रहा है क्या? बराबर है स्पीड? जैसे एग्जांपल, मैं जब 12th में पढ़ा था तो मेरे सर ने हमको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे यानी कम से कम 32-30 क्वेश्चन कराए थे, मानता मैं सर को, कोई डाउट नहीं उसमें। हुआ यहाँ पे ऐसा, जब एनपीओ का फाइनल अकाउंट आया 2012 के पेपर का बात है, देख लेना, आया हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल कराया ही नहीं,
एक भी नहीं। अब हॉस्पिटल का एनपीओ आया, यानी कोई तो भी हॉस्पिटल नाम का था, उसके एनपीओ आया, अब उसके एक्सपेंस इनकम सब अलग अलग। और तब 12वीं में हमको इतना हम तो नहीं अनजान, तो वहां पे एक अटकाने वाला पॉइंट है इक्विपमेंट्स। मेरा दिमाग खराब, यहाँ बच्चों को पढ़ाया था 12th में दोस्तों को, यहाँ जाऊंगा तो इज्जत की फजीती देंगी, सही है कि नहीं। अब पेपर के टाइम पे सब बच्चे सब दोस्त मेरे पास, अंकुश पढ़ा अकाउंट में, तो अंकुश ठीक है, दोस्त लोग मानते थे अकाउंट्स के मेरे को। तो होता ये था, अब वो टाइम पे एनपीओ आ गया हॉस्पिटल का, किया ही नहीं कभी प्रैक्टिस में एक बार भी, तो फिर करूँ क्या। और हमको ये लिस्ट भी हमको लिखा नहीं थे हमारे सर, हमको क्या करते डायरेक्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट डे साइज, और ना ही हमको रिसिप्ट पेमेंट का नेचर कभी समझा। हमको डायरेक्ट जो पोर्शन है ना, पोर्शन में क्या है आपके फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाई जाएंगी, कौन कौन सी, इनकम एक्सपेंस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबको मेरे को समझ आ रही है। तो ये चीजें हमको सिखाई गई। अगर क्वेश्चन का नेचर भी समझ में आता था भाई कौन सा टर्म कहाँ पड़ा है या कहाँ जाता है या क्यों जाता है, तो एटलीस्ट मन से कुछ तो लिख के आते थे। अब वहां पे चैलेंजेस आ गया, जैसे मैं तुमको याद करूं, मैं तुमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इतने ही कैटेगरी के आइटम आएंगे और क्रेडिट साइड में इतने ही कैटेगरी के आइटम आएंगे, मैंने आपको कराया था, याद करो, याद है कुछ तुमको। वैसे यहाँ पे भी रिसिप्ट पेमेंट में डेबिट साइड में इतने ही कैटेगरी के आइटम आएंगे और इतने ही कैटेगरी के आइटम क्रेडिट में आएंगे, वो भी कराऊंगा। और क्यों कराऊंगा उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, वो आपको फिक्स बताऊंगा। अब तुमको क्या होगा, तुमको एटलीस्ट भाई नया कुछ हेड भी आया तो तुम उन क्राइटेरिया तुम्हारा शॉर्टिंग तो की है भाई, डेबिट साइड में कभी ये नहीं मिलता और क्रेडिट साइड में कभी ये नहीं मिलता, बराबर है कि नहीं। हमको कुछ था ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, आगे हॉस्पिटल का एक भी नहीं कराया सर ने। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आ गया था एक क्वेश्चन इक्विपमेंट, मैं डर गया, इक्विपमेंट क्वेश्चन आ गया। अब इक्विपमेंट में करूँ क्या, कहाँ डालूं उसको, एक्सपेंस इनकम मानूं कि एक्सपेंस, क्योंकि मेरे को तो शॉर्टिंग भी नहीं पता था कि डेबिट में इनकम ही आती है, क्रेडिट में एक्सपेंस ही आता कभी, ये पता ही था हमको एक्चुअली। तो दिमाग घूम रहा, अंधे में तीर लगा के आया, डालो एसेट पे, क्या करूं, डालो एसेट, और डाल दिया एसेट में। फिर पेपर वाले ने जब बाहर आया, तो बाहर आने के बाद सर्च किया गूगल पे इक्विपमेंट क्या होता, तो वो मशीनरी जो होती है ना हॉस्पिटल की, उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। तो सर्जिकल इक्विपमेंट आया था, सर्जिकल इक्विपमेंट एक्चुअली नाम आया था। अब इतने भारी भारी नाम सर्जिकल, पहले ही डर लगता है सुन के, तो सर्जिकल इक्विपमेंट आया, ऐसा नाम इतना भारी, देखो कितना खतरनाक लग रहा, सर्जिकल इक्विपमेंट, ऐसा लगा सही में हम ऑपरेशन नहीं कर रहे क्या। तो फिर हुआ इस तरीके से, लगा कि तो आया 3, लग भी गया और अच्छे मार्क मिल भी गए। लेकिन उस टाइम पे सोचा कि ऐसी नौबत अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अपने स्टूडेंट्स को जाने दूंगा नहीं, इसलिए स्टार्टिंग से ही हम रेवेन्यू एक्सपेंस सारे ऑर्गेनाइजेशंस की और कैपिटल एक्सपेंस कौन कौन से सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मिक्स वाली मैं आपको लिखा दूंगा, ताकि और समझा के भी दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। समझा आपको क्लियर। अब आपको 11th में क्या होता है, 11 में आपको इक्विपमेंट, 11 से पढ़ाता हूँ इक्विपमेंट याद आपको, हमको कभी नहीं पढ़ाया था, तो हमको वहां पे दिक्कत गई थी एरिया के अंदर। अभी तुम्हारे लिए इक्विपमेंट वर्ड तुमने सुना तो तुम्हारे नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे लिए वो टाइम पे बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। समझा आपको क्लियर। तो ऐसे कोई भी आइटम एक आधा नया आया और तुमको नहीं आया करते, तो फिर वहां पे तो काम खराब हो जाएगा ना, तो काम खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सारी लिस्ट लिखाई जाएंगी। बट नेचर आपको समझ में आया, व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस भी बहुत सारे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो मिक्स के एक लिस्ट लिखाऊंगा, क्या लिखूंगा, लिस्ट। कब लिखूंगा सर, फाइनल अकाउंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के फाइनल अकाउंट कराने के पहले, यानी इट मींस कल का सेशन इसी के नाम पे, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड व्हाट इज, पहले लिस्ट लिखाऊंगा पूरे, फिर अपन स्कूल वगैरह बना देंगे। यहाँ पे स्कूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एंगेज उससे हूँ, मैं हॉस्पिटल को जानता नहीं भैया, मैं साइंस वाला बच्चा तो हूँ नहीं, ठीक है, इसलिए क्लियर। हाँ, अब तुमने क्या सीखा, एनपीओ के फाइनल अकाउंट में ना तुमको डायरेक्ट देखना है, ना तुमको इनडायरेक्ट देखना है, हाँ, ना तुमको पर्सनल देखना है। पर्सनल तो यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी, ये तीनों चीजें देखना नहीं, तुमको सब देखना है 2 चीजें बस, रेवेन्यू एक्सपेंस ओके, और सही मायने में एक्सपेंस वो तो कौन सा, रेवेन्यू। समझ में आया आपको अच्छे से। अब जिस तरीके से एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, इनकम भी 2 टाइप की होती है। अब इनकम भी 2 टाइप की होती है एनपीओ के अंदर और बिजनेस के अंदर भी होती है वैसे तो। ये पहला आता है रेवेन्यू इनकम, अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा आता है कैपिटल इनकम। सब मेरी बात समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, ऋषि देखो आ रहा क्या, हाँ, देखिए ध्यान दो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेवेन्यू इनकम। तो इनकम का मतलब क्या है पहले बताओ। इनकम मतलब अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी को सर्विस दे रही है, जैसे एग्जांपल तुम सबको सर्विस दे रही, तुम सब आए ना पढ़ने में सर्विस देने, तो मैं सर्विस दे रहा हूं और बदले में तुमसे फीस ले रहा हूं, तो दैट फीस और दैट सर्विस आउट और इनपुट इन मेरे पास आया, वो मेरी इनकम हुई। क्या है मेरी वो। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनपीओ बोलो या बिजनेस बोलो, इनकम 2 टाइप की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जो इनकम बार बार मिले, रिकरिंग नेचर, यानी साल में सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मिले। क्या मिले, बार बार बोलो। तो जैसे एग्जाम्पल तुम लोगों को फीस देते हो,
तो फीस भले तुम इंस्टॉलमेंट देते हो, लेकिन मैं उसको मंथली दिखाता हूँ इधर कि मेरे को मंथली इतना मिल रहा, क्योंकि महीने वाली से इनकम हम गिनेंगे ना उसको। तो बताओ जो तुम मेरे को फीस दे रहे हो वो रिकरिंग नेचर की, क्या है वो बार बार मिल रही है, तो वो फीस मेरे लिए इनकम हुई, क्या हुई मेरी वो, लेकिन वो इनकम कौन सी, रेवेन्यू। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ रेवेन्यू इनकम नहीं आ रही, जैसे वननेस कॉमर्स क्लास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एनपीओ की अकाउंटिंग करता है, राइट। तो तुम जो फीस दे रहे हो, या फाइन देते हो या टेस्ट सीरीज की फीस देते हो, ये सब क्या है, ये रिकरिंग नेचर की इनकम से। जब जब सर्विस देंगे तब तक आपको इनकम देनी पड़ेगी। रिकरिंग नेचर और रेवेन्यू नेचर का समझ लो क्या होता है, जितनी बार सर्विस दिया उतनी बार तुमको अगर देना है, पे करोगे तुम उनको, तो वो हमारी रेवेन्यू इनकम हुई। जितनी बार सर्विस आउट उतनी बार इनपुट आया, रेवेन्यू इनकम। तुम लोग 12th पढ़ने आए मेरे पास, 12th की मैंने फीस दिया, फिर तुम आगे की सर्विस लोगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम आगे की आपसे फीस लेंगे, तो ये रेवेन्यू इनकम है। क्या है वो, रेवेन्यू इनकम। क्या है वो मेरी, समझ में आ रहा सबको, हाँ। जितनी बार तुमने सर्विस दिया उतनी बार तुमको इनपुट मिला, उसको रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। नहीं होता है, लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एक पर्सन से लाइफ टाइम एक ही बार मिलती है, या मैक्सिमम 2 बार बस, तो उस इनकम को हम कैपिटल इनकम बोलते हैं, बताऊंगा। और द कैपिटल इनकम, द अदर नेम ऑफ कैपिटल इनकम इज लायबिलिटी। हाँ, सही मायने में अगर सिर्फ मैं इनकम की बात करूं, इनकम की, तो वो सिर्फ रेवेन्यू इनकम ही होती है। कैपिटल इनकम को कैपिटल इनकम बोलते ही नहीं है, वो लायबिलिटी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बताओ मेरी जो बातें हैं आपको सबको समझ में आ रही है अच्छे से, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अभी तुम लोग मेरे पास 12th पढ़ रहे हो, तुम मेरे को 12th की फीस दोगे, इट इज माई रेवेन्यू इनकम। अब तुम जब आगे पढ़ने आओगे मेरे पास, तो आगे जो फीस दोगे वो मेरी रेवेन्यू इनकम ही कहलाएगी। समझ में आ रहा है आपको क्लियर अच्छे से, हाँ बोलो। बता रहा ना बेटा, वो बता रहा मैं आपको, टेंशन मत लो। देखो इधर, हाँ, अब सवाल आता है व्हाट इज कैपिटल इनकम। देखो सिंपल है, जो इनकम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही बार मिले एक इंसान से, एक बार, क्या मिले, एक बार, वो इनकम को हम कैपिटल इनकम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दूं, एग्जांपल आप देखो, वननेस कॉमर्स क्लास सपोज एनपीओ में आता है, कहां आता है, क्योंकि अकाउंटिंग सपोज उसी के हिसाब से होती है इसकी, और मैं मिस्टर ए, आई एम अ डायरेक्टर ओनर ऑफ वननेस कॉमर्स क्लासेस, बराबर कि नहीं। अब बताओ अकाउंटिंग किसके रोगे, मेरी की मेरी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी वननेस की, बराबर कि नहीं। सोचना किसके हिसाब से फिर, हाँ। अब वननेस कॉमर्स क्लासेस चालू करने में सपोज लग गए 20 लाख रुपए, तो वननेस कॉमर्स क्लास मेरे पास आया और बोलता भाऊ 20 लाख देते क्या, ठीक है ले, मुझे पालेंगा जिंदगी भर, हाँ ठीक है। तो वननेस कॉमर्स क्लासेस को मैंने 20 लाख रुपए दिए। अब बताओ ये जो इनकम आई, इट्स अ वन टाइप ऑफ इनकम, लेकिन ये इनकम मुझसे वननेस कॉमर्स क्लास बार बार मांगेगा क्या, नहीं, एक ही बार मांगेगा। बाकी उसके बाद वननेस कॉमर्स क्लास का काम है खुद अपने आप को पाले और मुझे पाले, तो वो जो इनकम हुई वो इनकम को हम बोलेंगे कैपिटल इनकम। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज क्या, एग्जाम्पल नंबर 2, अब क्या हुआ, कोई भी एग्जाम्पल दूंगा, कोई माइंड नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई डिस्कस भी नहीं करेगा, डिस्कस करेगा क्लास के बाद भेज दूंगा, बता रहा हूं मैं क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, अब क्या हुआ, किसी को एग्जाम्पल में लेता हूं तो माइंड नहीं करना, ओके। अब सपोज राहुल बहुत अमीर है, अब राहुल बहुत अमीर है, हाँ, अब राहुल का क्या हुआ, चलो साहिल बहुत अमीर है, अब साहिल बहुत अमीर है, अब दो मिनट ध्यान दो, पीछे समझ लो। अब साहिल अमीर है, साहिल की ट्यूशन क्लास वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर रखी गई, बराबर। अब साहिल ने क्या किया, 2 मिनट ध्यान दो, समझो उस चीज को। तो साहिल ने क्या किया, अब साहिल ने यहां नालायक पढ़ता ही नहीं था, कितना भी उसको बोला पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन क्या हुआ, साहिल के ध्यान दो, माइंड नहीं करना, साहिल के पापा बहुत अमीर है, बहुत अमीर एकदम। तो हुआ क्या, एक दिन पापा की विजिट कराई, पापा की, आ जाओ भाई, मतलब आपका बच्चा पढ़ रहा ही नहीं, नालायक है, सर हमको भी टेंशन है, 12वीं कैसे निकालेगा, सुनने वाली बात है। अब साहिल ने जो मेरे को फीस दिया ट्यूशन क्लास की, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रेवेन्यू। जब जब सर्विस देगा लेगा तब तब उसको फीस देनी पड़ेगी, यानी आउट सर्विस आउट इनपुट, बराबर कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, प्लस सर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, बोलो बस इसको पास के दिखाओ, मेरी तरफ से वननेस को एक गिफ्ट देता हूं मैं, वो भी क्या, गाड़ी, ओला, होता ना बिल्कुल के। तो वो जो वननेस को ओला दी गई, ओला के जितने यहाँ पैसे दिए गए, भाई सर ये लो ले लेना। अब बताओ, अब साहिल सपोज पास हो गया, पापा खुश होके चेक दे के गए, भाई सर जो कमिटमेंट थी वो दूंगा, आपने मेरे बेटे को पास कराया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो बताओ वननेस के पास फिर एक इनकम आई, लेकिन ऐसी इनकम बार बार कहां आती,
तो बताओ उसको आप जब फाइनल को बनाओगे तो उसको रेवेन्यू इनकम क्लेम करोगे कि कैपिटल? सिंपल, एक ही बार मिली ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट बार बार सुनाते, समझा आपको क्लियर? हाँ अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 2, सपोज मैं डॉक्टर, कौन हूं मैं? देखो सभी का दे रहा हूं मैं। अब डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टरी थोड़ा खौफ इसलिए था कि एनपीओ मेरे टाइम पे हॉस्पिटल आया था, इसलिए वहां पे एक वर्ड आया था मेरे को बहुत भारी गया था, 2-3 वर्ड्स में आपको अभी फर्स्ट डे से ही क्लियर कर रहा हूं। इसलिए सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं डॉक्टर हूं। अब डॉक्टर होने के नाते अब मैंने क्या किया, मेरे को एकदम इमरजेंसी में एक मंत्री के बेटे की वो आई, नहीं ओटी केस आया इमरजेंसी में, ऑपरेशन करना पड़ रहा उसका। अब वो मंत्री के बेटा था, तो मंत्री मेरे को बाहर आके बोलता मेरे बेटे को सोना नहीं चाहिए। अब मैं डर गया, ये तो धमकी है। ठीक है भाई, मैंने अंदर बहुत प्रयत्न किया, बचा दिया। बचाने के बाद मैंने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल। मंत्री ने क्या किया, अपने सोने की चेन निकाल के मेरे को पहना दिया। हॉस्पिटल को इनकम हुई, लेकिन वो इनकम कौन सी? समझा कुछ? समझा? तो इसका मतलब क्या है? अब दूसरी बात हुआ क्या, सुनने वाली बात है, ध्यान दो। अब अन्य कॉमर्स क्लास पढ़ा रहा था मैं, तो एक दिन अचानक क्या हुआ, अचानक शुभम बहुत रईस खानदान से एकदम। अब शुभम रईस खानदान से, तो शुभम के पापा आए, बोला सर मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैंने बोलिए सर, लेकिन आपके साथ मिलकर करना है। बोलिए मैं वन्नेस को मैं अपनी तरफ से एक हमारी पुश्तैनी जमीन है वो देना चाहता हूं, आप वहां पे बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, सोसाइटी को शिक्षा दो। तो क्या बात है, एलआरटी देखा है ना आपने? एलआरटी बीजी स्टडी की क्या प्रीमाइसेस किसने दिए? तोशनीवाल ने दिए। किसने दिए? उसको बोलते हैं लीगेसीज। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो लीगेसीज जो है ना, ये भी कैपिटल इनकम है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको लीगेसीज बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं जो अपने को समझने पड़ेंगे, और इसीलिए आपको एक लिस्ट के साथ आपको बताया जाता है। ये एज में, ये टाइम पे मैं भाई गड़बड़ी नहीं करूंगा, ठीक है? थोड़ा स्टार्टिंग के जो सेशन है वो धीरे चलेंगे, एक बार लिंक लग गई फिर तो मेरे को भागना है सिर्फ, क्लियर पिक्चर? लेकिन स्टार्टिंग में ही जो है वो है, बस यहां समझेगा ना तो कुछ समझेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए कैपिटल इनकम के। देखो तीनों ऑर्गेनाइजेशन को इनकम मिली, लेकिन वो इनकम कौन सी थी? क्योंकि उनका नेचर वन टाइम इनकम था, वो ऐसी इनकम बार बार नहीं मिलती, इसलिए इसको नाम देते हैं कैपिटल इनकम। जैसे एलआरटी कॉलेज के पास जो जमीन है पूरी, वो तोशनीवाल जी ने अपने हिसाब से चैरिटी की हुई है। क्या की हुई है? हाँ, अब वो चैरिटी की हुई है, इसलिए उनके नाम पे कॉलेज देखो आप, है ना? तो ये क्यों है? ये लीगेसीज है जो एलआरटी को मिला, और ये कैपिटल इनकम में गिना जाता है। समझा आपको? क्लियर अच्छे से? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम क्या होता है, समझ में आया? हाँ, अब जिनका हो गया है एनपीओ, आप उनसे पूछ सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में क्या अंतर है, नहीं आएगा। क्लियर पिक्चर? तो ऐसा होना मेरे हिसाब से होना नहीं होता है, ध्यान दो। हाँ ओके, आगे बात करता हूं, ध्यान दो, अभी तक सेशन खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल आता है कि हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा, रिसिप्ट एंड। अब इसके लिए पर्पस क्या है वो चीजें आपको पता जाएगी, ध्यान दो। अब ये दोनों समझ में आ गया आपको? अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे प्रोफार्मा बना के डेबिट साइड में कौन कौन से कैटेगरी के आइटम पड़े होंगे और कौन कौन सी कैटेगरी आइटम क्रेडिट साइड में पड़े होंगे और कहाँ जाएंगे वो आज के सेशन में देखेंगे, और लगे तो एक्सप्लेनेशन कल करूंगा, लेकिन समझ लो पहले, ठीक है? क्लियर? देखिए ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, ये टॉपिक लास्ट में ही होता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा आपने दोस्तों सुना होगा बहुत सारे कि थोड़ा भारी है। भारी कुछ नहीं है एक्चुअली, इसके आइटम याद नहीं रहते क्योंकि सबका मतलब ही नहीं पता उनको, तो रट्टा मारते। क्या करते भाई, ये कैपिटल इनकम है, ये रेवेन्यू इनकम है, तुम लोग समझ के रहोगे तो तुमको वहां पे क्लिक हो जाएगा कि ये क्या है। क्लियर? चलिए 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? हमारे पास गिवन क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अभी कैसे बनता है इसका एक प्रोफार्मा कराऊं, ध्यान दो। कल जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे ना, तो उसमें ये भी आपको कराऊंगा मैं प्रिपेयर, क्योंकि भले 11 12 में नहीं आता, लेकिन आगे फाउंडेशन वगैरह में है ये टॉपिक, डबल आता वहां पे, ठीक है? अब रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो 2 साइड रहता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हम आज सब देख रहे हैं कौन सा आइटम कहां का पड़ा